दोस्तों ये बात है 2 जून 2023 की, जिसे आप सभी लोग देश में सबसे बड़े ट्रेन हादसे की वजह से जानते हैं। ये हादसा उड़ीसा के बालासोर जिले में हुआ, जिसने न केवल भौतिक क्षति पहुंचाई बल्कि कई लोगों की जिंदगियों को बदल कर रख दिया। ये हादसा शाम के 6:55 पर हुआ, जब सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। कोरोमंडल एक्सप्रेस तेज गति से चलने की ओर बढ़ रही थी। ट्रेन में सैकड़ों लोग सवार थे जो अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे। कुछ लोग आराम कर रहे थे, कुछ बातचीत में व्यस्त थे और कुछ अपने फ़ोन पर म्यूज़िक सुन रहे थे। और तभी अचानक ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ट्रेन अचानक झटके से रुकी। ये झटका इतना ज़ोरदार था कि यात्री अपने सीटों से गिर पड़े। चीखें और चिल्लाहटें ट्रेन के अंदर गूंजने लगी। दरअसल कोरोमंडल एक्सप्रेस गलत सिग्नल की वजह से एक खड़ी मालगाड़ी को टक्कर मार दी और इस टक्कर की वजह से ट्रेन की कई बोगियां अपने पटरी से उतर गईं और इधर उधर बिखर गईं। दोस्तों, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उस समय का मंजर कैसा रहा होगा जब लोगों के साथ ये सब हुआ। उस समय बस सभी लोग भगवान से यही प्रार्थना कर रहे होंगे कि हे भगवान प्लीज़ हमें बचा लेना। और जब ये हादसा हुआ तभी दुर्भाग्यवश उसी समय विपरीत दिशा से आ रही बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी इस दुर्घटना की चपेट में आ गई, जिससे उसकी बोगियां भी पटरी से उतर गईं। दोस्तों, इस दुर्घटना में कुल 288 लोग मारे गए और 1175 लोग घायल हुए। दरअसल 1995 में फिरोजाबाद रेल दुर्घटना के बाद से ये भारत की सबसे घातक रेल दुर्घटना थी और 2004 की श्रीलंका सुनामी ट्रेन दुर्घटना के बाद से दुनिया भर में सबसे घातक दुर्घटना थी। दोस्तों, हादसे के तुरंत बाद ही वहां के स्थानीय लोग और रेलवे स्टाफ ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू कर दिया। सबसे पहले घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया और फिर उन्हें एम्बुलेंस से नज़दीकी अस्पतालों में पहुंचाया गया। इस हादसे में घायल हुए लोगों को प्राथमिक उपचार प्रदान करने के लिए घटनास्थल के पास ही अस्थायी मेडिकल कैंप भी लगाए गए। दोस्तों, वहां पर मौजूद स्थानीय लोग अगर सही समय पर वहां ना पहुंचते और घायल हुए लोगों को निकालने की कोशिश ना करते तो आज शायद हमें ये मौत के आंकड़े कुछ अलग ही नजर आते। लेकिन उन्होंने अपने सूझबूझ और क्षमता अनुसार जो प्रतिक्रिया की वो सच में बहुत ही सराहनीय है। इसके बाद घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन ने तुरंत एम्बुलेंस और मेडिकल टीमों को घटनास्थल पर पहुंचने का आदेश दिया। सरकारी और निजी अस्पतालों से डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ को तुरंत बुलाया गया। घायलों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि बड़ी संख्या में एम्बुलेंस को लाया गया ताकि घायल हुए लोगों को सही समय पर अस्पतालों में पहुंचाया जा सके और उनका जल्दी से इलाज हो सके। दोस्तों, इस राहत कार्य में एम्बुलेंस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो कि ये दर्शाता है कि हमारे भारत देश में मेडिकल सुविधा पहले की तुलना में काफ़ी हद तक ठीक किया जा चुका है। दोस्तों, इस दुर्घटना में सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों ने भी अपने द्वार खोले और हर संभव मदद की। जिन घायलों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर थी उन्हें कटक और भुवनेश्वर के बड़े अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में भेजा गया, जहां पर विशेषज्ञ डॉक्टरों ने उनकी सर्जरी और अन्य जटिल उपचार किए। शुरुआती दौर में अस्पतालों ने अपने पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया, लेकिन घायलों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि जल्द ही दवाइयाँ और चिकित्सा उपकरणों की कमी महसूस होने लगी। हालांकि हादसे के बाद मानसिक आघात से जूझ रहे घायलों और उनके परिवारों के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता भी प्रदान की गई, जो अत्यधिक आवश्यक था, जिसे भविष्य में और भी बेहतर बनाया जा सकता है। इस हादसे के बाद प्रारंभिक जांच में पाया गया कि सिग्नलिंग सिस्टम में गड़बड़ी के कारण ही कोरोमंडल एक्सप्रेस गलत ट्रैक पर चली गई। यह गड़बड़ी संभवतः सिग्नलिंग उपकरणों में आई खराबी या मानवीय त्रुटि के कारण भी हो सकती है, जिसके बाद इस घटना ने हमें ये सिखाया कि सुरक्षा मानकों का पालन और नियमित निगरानी कितना महत्वपूर्ण है, ताकि इस घटना से हम सीख लेकर भविष्य में होने वाले अन्य दुर्घटनाओं को रोक सकें। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हमें आधुनिक और उन्नत तकनीकों का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम यानी ETCS या ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन यानी ATP। इसके अलावा हम दोहरी सिग्नलिंग प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें यदि एक सिग्नल में खराबी आ जाए तो हम दोहरी सिग्नलिंग प्रणाली का इस्तेमाल करके ट्रेन संचालन को सुरक्षित कर सकें। अन्यथा ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम का उपयोग करके हम सिग्नल की अनदेखी होने पर ट्रेन को स्वचालित रूप से रोक सकें। दोस्तों, इस दुर्घटना के दौरान राज्य और केंद्र सरकार ने तुरंत घटना का संज्ञान लिया और उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे को बहुत ही दर्दनाक और हृदय विदारक बताया और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर शोक व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना भी प्रकट की। इसके बाद सरकार ने मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए मुआवजे की घोषणा की। प्रधानमंत्री राहत कोष और रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया।
हादसे के कुछ महीने बाद स्थानीय प्रशासन और रेलवे ने मिलकर हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की याद में एक स्मारक का निर्माण किया। यह स्मारक बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन के पास बनाया गया, जहां लोग उन पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। इस हादसे ने लोगों को रेलवे सुरक्षा के महत्व के प्रति जागरूक किया और साथ ही रेलवे ने विभिन्न प्लेटफॉर्मों और ट्रेनों में सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा दिया। इसमें यात्रियों को सुरक्षित यात्रा के नियमों के बारे में जानकारी दी और उन्हें जागरूक किया गया कि किसी भी असामान्य स्थिति की सूचना तुरंत रेलवे अधिकारियों को दें। दोस्तों, ये ओडिशा ट्रेन हादसा भारतीय रेलवे के इतिहास में एक बड़ा हादसा था, जिसने न केवल कई जिंदगियों को छीन लिया बल्कि रेलवे की सुरक्षा प्रणाली पर भी कई सवाल उठाए। इस हादसे से सबक लेते हुए रेलवे ने सुरक्षा उपायों को और मजबूत बनाने का फैसला लिया ताकि भविष्य में ऐसे हादसे को रोका जा सके। पीड़ितों की याद में बने स्मारक और जागरूकता अभियानों ने इस हादसे को लोगों की यादों में जीवित रखा ताकि वे इसे कभी ना भूलें और सुरक्षा के प्रति हमेशा सचेत रहें। तो दोस्तों, इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूं और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।